बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स और क्लास है हमारी 10th। आज हमने यूनिट नंबर 10 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं। यूनिट नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हम इस एक ही वीडियो में यूनिट नंबर 10 के तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं इनको आज हल करेंगे। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। कि अगर एक सिंपल पेंडुलम जो है उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगी। देखते हैं इसका आंसर। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। हमने इसकी लेंथ को डबल करना है तो हम इसकी नई लेंथ जो है उसको L डैश रख लेते हैं और वो बराबर होगी 2L के, यानी इस लेंथ से उसको डबल कर दिया हमने, तो L डैश इज इक्वल टू 2L। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस L की जगह पे, यानी 2L पुट कर देते हैं। देखते हैं फिर जो टाइम पीरियड हमारे पास बनेगा उसको हम T डैश रख लेते हैं, यानी लेंथ को डबल करने से जो टाइम पीरियड निकलना है उसको T डैश रख लिया हमने, तो T डैश बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L डैश/G। तो L डैश कितना है, ये 2L के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने अब 2L पुट कर दिया। तो ये हमारे पास नया टाइम पीरियड आ गया उस पेंडुलम का डबल लेंथ के साथ। तो T डैश इज इक्वल टू जो 2 पाई, हमने अंडर रूट से ये अंडर रूट 2 जो है वो 2L यहाँ पे था, हमने इसको अलहदा कर लिया। जब हम इसको अलहदा करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2 अंडर रूट L/G। इस अंडर रूट 2 को पहले लिख लेते हैं और ये 2 पाई अंडर रूट L/G इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है हमारे पास, ये तो इसका पहला टाइम पीरियड है लेंथ L के साथ, तो इसको क्या रखेंगे, ये तो T है, तो ये T आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि T डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2T बन गया, यानी नया टाइम पीरियड उसका जो है वो पहले टाइम पीरियड से अंडर रूट 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। तो अंडर रूट 2T इज इक्वल टू T डैश आ गया हमारे पास। दिस रिजल्ट शोज दैट इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, इट्स टाइम पीरियड विल बी अंडर रूट 2T हो जाएगा उसका टाइम। तो ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टन हाइट ऑन टू द फ्लोर। कि हमने कुछ हाइट से एक बॉल जो है उसको फ्लोर के ऊपर हमने ड्रॉप कर दिया है, यानी फ्रीली छोड़ दिया उसको, वो फ्रीली फॉल करता हुआ फ्लोर के साथ आके टकरा गया। एंड कीप्स बाउंसिंग, और टकराने के बाद उसने बाउंस कर दिया, जैसे टकरा के बॉल रिएक्शन के तौर पर फिर ऊपर उठेगा, फिर वापस जाएगा, फिर फर्श के साथ टकराएगा, फिर रिएक्शन की वजह से ऊपर उठेगा, फिर फर्श के साथ टकराएगा, तो इस तरह से वो बाउंस करेगा। इज द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक, एक्सप्लेन। हमसे ये पूछा गया है क्या उस बॉल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, इसको एक्सप्लेन करें। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नो, द मोशन ऑफ द बॉल इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। उस बॉल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। क्यों? द रीजन इज, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि कोई बॉडी जो है एक मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन होती है उसकी, और वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो उसकी मोशन होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है। उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है, जो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मीन पोजीशन। देयर इज नो मीन पोजीशन अबाउट विच द बॉल इज वाइब्रेटिंग। तो बॉल जो वाइब्रेट कर रहा है उसकी तो हाइट, हर बाउंस के बाद उसकी हाइट चेंज होनी है, और वो उसकी कोई एक मीन पोजीशन नहीं रहेगी जिसके इर्द गिर्द वो उसकी मोशन हो, टू एंड फ्रो मोशन हो उसकी बनी, और ना ही उसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है जो मीन पोजीशन की तरफ उसकी पोजीशन जो है वो रिस्टोर करे। तो देयर इज़ नो मीन पोजीशन अबाउट विच द बॉल इज़ वाइब्रेटिंग एंड देयर इज़ नो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। द बॉल इज़ मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। वो तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसकी मोशन होती है।
तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती, ना उसकी कोई मीन पोजीशन बनती है, ना ही उसके ऊपर कोई ऐसी फोर्स लग रही होती है जो हर वक्त उसकी मीन पोजीशन की तरफ उसके ऊपर अप्लाई हो रही हो। तो इसलिए वो बॉल जो हम उसको हाइट से ड्रॉप करेंगे और वो बाउंस करेगा फर्श के ऊपर बार बार, उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स टू एक्सपेरिमेंट्स विद सिंपल पेंडुलम। एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किए दो सिंपल पेंडुलम के साथ। ही और शी यानी वो स्टूडेंट जो है वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, यानी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। यूज्ड टू बॉब्स ऑफ डिफरेंट masses बाई कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। उसने क्या किया कि बाकी सब चीज़ें तो बराबर रखी, एक जैसी रखी, लेकिन दोनों पेंडुलम जो थे उनके बॉब जो थे उनका मास जो है वो डिफरेंट रखा, यानी एक का मास ज़्यादा था, एक का मास कम था। टू हिज हर एस्टोनिशमेंट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिड नॉट चेंज। तो वो बहुत हैरान हुआ प्रैक्टिकल करके कि पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, टाइम पीरियड एक ही रहा है दोनों का। वाई, ऐसा क्यों हुआ, दोनों का टाइम पीरियड एक ही क्यों रहा, इसका हमने आंसर देना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाई, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। यानी टाइम पीरियड डिपेंड करता है, ये पाई तो कांस्टेंट है, 22/7 वैल्यू लगेगी इसकी, लेंथ पे डिपेंड करता है और जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इट शोज that the time period of a simple pendulum depends upon its length and value of g। कि लेंथ पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड और जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जी की वैल्यू कितनी है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पेंडुलम, तो पेंडुलम के मास के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। सो इफ लेंथ एंड वैल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर टू पेंडुलम्स, अगर दो पेंडुलम हैं उनके लिए लेंथ भी दोनों की सेम है, जी की वैल्यू भी सेम है, तो चाहे उनका मास जो है वो डिफरेंट हो तो उनके लिए टाइम पीरियड एक ही निकलना चाहिए। हैविंग डिफरेंट मासेस देन देयर टाइम पीरियड विल बी सेम, तो उनका टाइम पीरियड सेम ही होगा। सो द रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड बाय द स्टूडेंट आर नॉट एस्टॉनिशिंग एट ऑल। तो ये कोई एस्टॉनिशिंग रिजल्ट नहीं आए। फॉर्मूला हमें बताता है, टाइम पीरियड हमें बताता है कि 2π√L/g होता है। उसने बाकी सारे पैरामीटर सेम रखे हैं, यानी लेंथ सेम रखी है, जी की वैल्यू सेम है, उसने सिर्फ मास चेंज किया है और टाइम पीरियड जो है उसमें मास नहीं आता है, मास पे वो डिपेंड ही नहीं करता, तो इसलिए मास के चेंज करने से टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम ही निकलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What type of waves do not require any material medium for their propagation? कि कौन सी टाइप है वेव्स की जिसमें हमें उनकी प्रोपेगेशन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनके जाने के लिए किसी मीडियम की, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हमें मालूम है कि हमारे पास वेव्स जो हैं उनकी दो मेजर काइंड्स हैं, एक हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनको हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपेगेशन के लिए हमें मटेरियल मीडियम चाहिए होता है और इनकी प्रोडक्शन भी मटेरियल मीडियम में होती है। जबकि दूसरी टाइप हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कि ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से पैदा होती हैं। एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, और इनकी प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वेव्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमारा आंसर हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, लाइट को ज़रूरत नहीं होती मटेरियल मीडियम की, सूरज से हमारे तक आती है और दरमियान में खला मौजूद है तो ये वहाँ से गुजर के आती है, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है इसको। रेडियो वेव्स जो हम सिग्नल के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमने खला में सेटेलाइट भेजे हुए हैं, हम रेडियो वेव्स भेजते हैं एक पॉइंट से और वो उसको दोबारा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दोबारा सेंड कर देते हैं ज़मीन के किसी दूसरे हिस्से की तरफ। एक्स रेज़ हैं, गैमा रेज़ हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन,
कि प्लेन वेव्स हमने पैदा की थी रिपल टैंक में, और वो क्या हुआ, उनकी रिफ्रैक्शन हो गई है। व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शॉलो वाटर, जब वो डीप वाटर से शॉलो वाटर में गई हैं। तो हमें ये मालूम है कि जब वेव्स जो हैं वो रिपल टैंक में हम पैदा करते हैं और वो किसी डीप पोर्शन से किसी शॉलो पोर्शन वाले हिस्से में जाती हैं तो उनकी रिफ्रैक्शन हो जाती है। व्हाट चेंज डज अकर इन द स्पीड ऑफ द वेव्स, वेव्स की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमसे पूछा गया है कि वेव की स्पीड जो है उसमें किस तरह की चेंज आती है, ये क्वेश्चन किया गया हमसे। तो आंसर देते हैं इसका हम। व्हेन वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन, रिपल टैंक में जब वाटर वेव्स जो है उनकी रिफ्रैक्शन होती है, देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एज वेल एज देयर स्पीड चेंजेस, उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है प्रोपेगेशन की, और उनकी स्पीड भी चेंज होती है। ये दोनों अमल होते हैं, यानी उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी जब वो शॉलो वाटर में जाएंगी, और उनकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। जो शॉलो वाटर में जाते हुए उनकी डायरेक्शन तब चेंज होती है जब जो शॉलो वाटर है उसका और जो डीप वाटर है उसकी बाउंड्री जो है वो एक एंगल पे हो, यानी वेव्स की डायरेक्शन के साथ उसका एंगल बन रहा हो। द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स डिक्रीजेस, क्या होता है, शॉलो वाटर में जाके उनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है। व्हेन इट एंटर शॉलो वाटर, जब वो शॉलो वाटर में एंटर होती हैं, यानी कम गहरा पानी जो है जब उसमें वाटर वेव्स जाएंगी तो क्या होगा, उनकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। फ्रॉम द डीप वाटर एट एन एंगल विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एक एंगल पे जब वो दाखिल होंगी तो इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ द वेव्स बिकॉज द फॉलोइंग रिलेशन, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है। तो उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है किस वजह से, कि उनकी ये वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। जब उनकी ये वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो ये प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा और उनकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। क्यों, इसलिए कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहती है जितनी फ्रीक्वेंसी जो है रिपल टैंक का वाइब्रेटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जब ये फैक्टर सेम रहेगा, इस फैक्टर में चेंज आएगी और ये वेवलेंथ हमने कहा डिक्रीज़ हो जाती है, तो जब वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली ये वेलोसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन तीनों का v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यूनिट नंबर 10 इसके तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देख लिए, और ये एक अहम वीडियो है, ख़ुद भी देखें इसको, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर कोई वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।